हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है, प्रीवियस ईयर का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। इस टॉपिक से प्रत्येक बीपीएससी के एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो को हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए कवर करेंगे। ध्यानपूर्वक अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एडिटोरिया का करंट अफेयर कराया हुआ है, दृष्टि आईएएस का 5 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, साथ ही साथ एडिटोरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है जिसमें 11 सेट दिए गए हैं उसका भी सेट मैंने कवर करा दिया है। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पंचायती राज व्यवस्था वाला जो टॉपिक है एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जितने भी भारतवर्ष में एग्जाम कराए गए हैं उनमें पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था यह प्रभाव में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपर स्तर की ओर करने के लिए वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज को मंत्रालय का दर्जा पहली बार कब दिया गया था तो वर्ष 2004 में दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी के सभी केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर कर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसका इतिहास हम लोग जान लेते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। उसके बाद वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। उसके बाद देखिए, जब हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है उसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में यानी कि 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, ये ध्यान रखेंगे। आगे इनके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 1958 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन सकता है कि पूछा भी गया था कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। तो आपको याद रखना है, ये सन याद रखना है, डेट याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। दूसरा जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। बाद में 73वां संविधान संशोधन होता है
और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ हैं इनसे भी प्रश्न बनता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति है, 1957 में गठन किया गया था और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है। देखिए ग्राम स्तर पर यानी कि गांव स्तर पर विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर पर विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का इन्होंने सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। उसके बाद देखिए अशोक मेहता समिति 1977, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो ये भी पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने। 1977 में गठन हुआ था। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का सुझाव इन्होंने दिया था, जिला स्तर पर जिला परिषद का। और यहाँ पर सबसे नोट पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत की जगह पर मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया था, तो देखिए यहाँ पर मंडल पंचायत का सुझाव जो है ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो समिति है ये है PV राव समिति। गठन 1985 में किया था और इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का इन्होंने सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति याद रखना है द्विस्तरीय, यहाँ पर आप आएंगे एक बार ऊपर। ठीक है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। उसके बाद PV राय समिति जो है यह 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था। उसके बाद देखिए LM सिंघवी समिति आता है 1986 में और इसने ही सिफारिश किया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है जब हम लोग प्रश्न कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थुंगन समिति आया 1988 में। ये सभी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, इनका नाम आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और इसी भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 243 में इसकी चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 क से लेकर के 9 तक, ठीक है, यहाँ अंग्रेजी में है, सेम चीज़ है 243 से 243 ओ तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वाले याद रखेंगे ओ तक है और हिंदी वाले अण तक है। ठीक है, इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। जितने भी ये अनुच्छेद है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है ग्रुप डी में, तो ये वाला पूरा अनुच्छेद मैं आपको कवर करवाऊंगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट जो बातें कही गई हैं 73वां संविधान संशोधन में, वो सभी ये पॉइंट्स हैं। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची व्यवस्था जो है की गई है। पंचायती राज को कितने जो है विषय प्रदान किए गए हैं, ये 29। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप निश्चित ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा और इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों में इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। ठीक है, चलिए, और ग्राम पंचायत का जो ये चुनाव होता है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जो आबादी वाले जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वहाँ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा और जो 20 लाख से कम है वहाँ पर द्विस्तरीय लागू करेगा। उसके बाद देखिए इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 243 घ जो है यह अनुसूचित ये सीटों के आरक्षण से संबंधित है, यहीं पूछा गया था। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षित किए जाने का सुविधा देता है और प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां के आबादी का अनुपात में होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होगी। ये 73वां संविधान संशोधन कहता है, आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए पंचायत की कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का इसका निर्धारित किया गया है कार्यकाल। पहली बैठक होती है उस समय से इसका कार्यकाल का जो है काउंट किया जाता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करा लिया जाना चाहिए, ये उपबंध किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन होगा, इसी 73वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई है। अब आते हैं जितने भी अनुच्छेद दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक या फिर कहिए अण तक, ठीक है। ये सभी जो अनुच्छेद हैं यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 243 में क्या है, परिभाषा है पंचायती राज का। 243 को अंग्रेजी वालों के लिए देखिए यहाँ ए लिखा गया है, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए है और अंग्रेजी वालों के लिए 243 ए है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। ग्राम सभा है 243 ख यानी कि 243 बी में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये आपको कंठस्थ याद रखना है। 243 ग यानी कि 243 सी जो है इसमें पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 घ यानी कि अनुच्छेद 243 डी है, इसमें स्थानों का आरक्षण है। ये वाला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 243 ई, ये पंचायतों की अवधि यानी कि कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अनुच्छेद 243 च है यानी कि एफ है, ये सदस्यता के लिए अयोग्यताएं का इसमें जिक्र किया गया है। 243 जी जो है इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 243 ज यानी कि 243 एच जो है इसमें पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ का वर्णन है। उसके बाद 243 जो आई है यानी कि झ है, इसमें वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा 243 जो जे है इसमें पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा है। उसके बाद यहाँ 243 के जो है इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन है। 243 एल जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इसमें यह बात कहा गया है। 243 एम जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 243 एन है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 243 ओ जो है ये आखिरी है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो ये सभी जो आर्टिकल हैं इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए अब हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनमें उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो अभी मैंने बताया आपको भाग 9 में है, ठीक है, भाग 9 में। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं वाला भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 9 क में जो है ये नगर पालिका है और भाग 9 में जो है पंचायती राज है। तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स ये भाग कौन सा है, तो भाग यहाँ पर भाग 4 हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह आर्टिकल 40 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में जो है ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रदान करता है, तो पंचायती राज जो है यह प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। उसके बाद यूपीपीसीएस में पूछा गया है। देखिए 73वां संविधान संशोधन का संग्रह है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, फिर से यह प्रश्न पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली से। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
तो यह किसके अंतर्गत की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो अभी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताया था 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर आपने थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आसानी से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो अभी मैंने बताया था कि पंचायती राज में यानी कि पंचायत को 29 जो है विषय प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो यह आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महिला वर्ग। उसके बाद देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। ठीक है, 2/3 गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये राइट आंसर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो कम से कम मैंने आपको बताया था कि कम से कम जो है 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 माह के अंदर ही। उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो जो निर्वाचन का जिम्मेदारी होता है वो राज्य की सरकार पर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्य के निर्वाचन आयोग पर होगा। ठीक है, राज्य सूची का विषय है यह। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का है। पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो इसके प्रबल समर्थक जो थे ये महात्मा गांधी भी जी थे, सिद्धराज डांडा जी थे और राजीव गांधी जी भी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो स्थान आरक्षित जो है यहाँ पर देखिए पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से, और इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? सेम क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह निर्णय जो है यह लिया जाता है राज्य की सरकार द्वारा। और चुनाव का आयोजन कौन करता है? तो जो राज्य का चुनाव आयोग है वो करता है। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, तो पंचायती राज का प्रारंभ जो किया गया था ये कब किया गया था? तो 1959 1 अक्टूबर के दिन राजस्थान के नागौर जिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है शुरू किया गया था। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया तो ये राजस्थान में किया गया। उसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1959 में की गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए क्रम के अनुसार अपनाई गई थी, तो सबसे पहले राजस्थान में अपनाई गई थी। उसके बाद मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में जो है अपनाई गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 38 नंबर की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि यह जो समिति थी यह कौन सी समिति थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको इसका आंसर देकर के बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो त्रिस्तरीय जो है यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। तो फ्रेंड्स उसका जो सभापति था वो कौन था, यानी कि उसका अध्यक्ष पूछा गया है तो बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ देखिए पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं है ये 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है, ठीक है। 24 अप्रैल से यह प्रभावी हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर जो है करने का सुझाव दिया गया था। तो बलवंत राय त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। तो इन्होंने पंचायत समिति को जो है सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय संरचना, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सा है। तो यह पंचायत समिति है। अभी मैंने आपको बताया निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर परिषद नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय जो है यह किसने दिया था। तो यह दिया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो यह जो समिति है यह अशोक मेहता समिति है। उसके बाद देखिए 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो यह समिति अशोक मेहता समिति 1977 यहाँ मेंशन भी किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। तो देश में पूछा गया है, तो इसीलिए राइट आंसर इसका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो 1959 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितना स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो इन्होंने दिया था 2 स्तरीय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशोक मेहता समिति ने किन स्तरों की बात की थी बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मंडल पंचायत और जिला परिषद, मैंने आपको बताया भी था, तो याद रखना मंडल पंचायत, ठीक है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। तो ये पंचायती राज से। उसके बाद देखिए पंचायती राज से संबंधित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनना है। तो सबसे पहले तो इसमें से हो जाएगा आपका कौन सी समिति बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए राइट आंसर जो होगा सबसे पहले यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर मिला लीजिएगा, सबसे पहले तो तीसरा हो जाएगा। इससे पहले भी बलवंत राय मेहता समिति थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अशोक मेहता समिति, 1 मिनट, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दिया गया है ना, 3 हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति। उसके बाद जीवीके राव समिति और LM सिंघवी समिति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति मैंने आपको बताया था कब, तो ये आपका हो जाएगा 1957 में, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी उसके बाद जीवीके राव समिति जो है 1985 में, और उसके बाद जो देखिए LM सिंघवी समिति 1986 में। चलो उसके बाद देखिएगा कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1977 पूछा गया है, तो अशोक मेहता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है। तो जो निम्न स्तर पर है ना, ये पूछा गया है कि कौन सा है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, यह है ग्राम सभा और पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं को उच्चतम स्तर पर कौन है। तो उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होता है। पंचायती राज की आधारशिला है, तो ये जो आधारशिला है ये आपका ग्राम सभा हो जाएगा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है। तो ये निष्पादक जो होता है ये कौन होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स खंड विकास पदाधिकारी। उसके बाद देखिए जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है।
जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि जो है ये राजनीतिक चेतना का विकास करना है। उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? तो इसकी जो प्रधान समस्या है वो आपका दलगत राजनीति हो जाएगा। राजनीति स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य जो होते हैं ये जिला परिषद के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है किस पर? तो यह राज्य सरकार पर। देखिए ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखिए खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं बताइए? तो इसमें होते हैं पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए वरीयता क्रम पूछा गया है, इसमें वरीयता क्रम क्या है बताइए राइट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्रम से दिया गया, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचायती राज सम्मिलित है, तो पंचायती राज जो है ये विषय किसका है? तो देखिए पंचायती राज जो विषय है यह विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा जो है स्थानीय मेलों पर कर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है यह कौन करता है? तो पंचायत सेवक करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तहसील स्तर। ठीक है, बाकी देखिए जिला स्तर, प्रखंड स्तर, ग्राम स्तर मैंने बताया था आपको। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो ये माध्यमिक शिक्षा नहीं आएगा। बाकी कृषि, सड़क, जल, ग्राम उद्योग ये सब आते हैं। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो इसका जो अधिकतम आय का स्रोत है ये सरकारी अनुदान है। पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति का जो गठन होता है यह प्रखंड स्तर पर। उसके बाद पंचायत समिति का प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, बताइए करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज, उसके बाद देखिए त्रिसोपान प्रणाली की प्राथमिक भाग क्या है? तो इसका जो प्राथमिक भाग है वो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। उसके बाद देखिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो ये नागौर में हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है किया गया था कब? राइट आंसर बताइए। तो ये किया गया था 1957 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का जो सदस्य होता है यह किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं फ्रेंड्स यह निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं? तो यह निर्भर होती हैं सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो आय का जो इसका स्रोत है ये आपका इसमें से ऑप्शन के हिसाब से सब चूज करना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेला और बाजार कर। ठीक है, ये कर जो है ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। एक खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समिति जो होती है यह एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। उसके बाद देखिएगा कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर में निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था बताइए राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंधवी समिति कब नियुक्त की गई थी? तो एल.एम. सिंधवी समिति का जो गठन किया गया था ये 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986 में। थुम्बन समिति पूछेगा तो 1988 में किया गया था थुम्बन समिति। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
चलो उसके बाद देखिएगा कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश किया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति होगा। उसके बाद देखिए वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसके अनुशंसा पर की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। उसके बाद देखिएगा कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय जो है, ये ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखिए नहीं जो है यह कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, PVN राव समिति ये नहीं है। ठीक है, PV के राव समिति है, N नहीं है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए इसमें से जो आय का साधन नहीं है वो आपका हो जाएगा कृषि आय पर कर। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ऑप्शन ए ग्राम सभा हो जाएगा। देखिए ग्राम सभा का गठन ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों को मिला करके किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं, अतः यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर एक ग्राम सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मैंने बताया था कि ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसमें से जो है सही पूछा गया 50% सीटें अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये वाला जो है सही दिया गया। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये वाला जो है पूछा गया है, कौन सा सही है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। ठीक है, कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन कराया